ऑल राइट एवरीवन। सो देखो, लास्ट रिवीजन क्लास में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जीज क्या है, ये सब डिस्कस किया। लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर एंगल कितना आ रहा है, उनका ज्योमेट्री कैसा है, ये सब हमें समझने की जरूरत है। और वही थियरी हम आज पढ़ेंगे, VSEPR। एंड इसके बाद एंगल से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर मैं डाइपोल, ये सारा चीज मैं ट्राई करूंगा आज आपको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। तो पहला कौन सा थियरी है? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थियरी? टू टेल कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक अरेंजमेंट स्पेस में कैसा होगा, कैसा दिखेंगे। ओके, पॉलीएटॉमिक जब मैं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि डाई एटॉमिक की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि दो एटम दुनिया में कैसे भी लगे हों, दो एटम कैसे भी लगे हों, वो कैसे रहेंगे बेटा? एक लाइन में ही रहेंगे। तो ए बी की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो ऊपर नीचे जुड़े हों, लेफ्ट राइट जुड़े हों, हमेशा लीनियर। कहानी शुरू कहां से होगी? जब कम से कम 3 एटम आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे बढ़ता जाए। और दूसरा चीज, अभी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, जहां पे मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर सेंटर एक है, साइड एटम्स बाकी सारे हैं। कई सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं, मल्टीपल सेंटर्स होता है। H2SO4, ऑक्सीजन भी सेंटर में है, सल्फर भी सेंटर में। P4, हर फॉस्फोरस एक तरह से सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा इसका थियरी है। इनका कहने का मतलब है, सेंट्रल एटम को पहचान करके उसके चारों तरफ आप लोन पेयर देखो कितने बचे हैं, और ये देखो कितने एटम्स बचे हुए। और इनका कहना है कि ये जो लोन पेयर का रिपल्शन है, ये सबसे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उसके बाद आता है, और सबसे कम रिपल्शन इसका आता है। तो 3 बातें। लोन पेयर यहीं से लिखना शुरू कर देना, जिसको आइडिया ना हो या जो फिर से समझना चाहते हो। लोन पेयर, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। लोन पेयर सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर, BP लिख रहा हूं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जहां बॉन्ड बना हो उसके बीच के इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज क्या आती है बेटा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्शन सबसे क्या ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद ही। अब इस बात का ध्यान रख करके आपको लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को सेंट्रल एटम के अराउंड ऐसे अरेंज करना है जिससे रिपल्शन कम से कम है। रिपल्शन कम से कम आए, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो सके, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा। इतना सिंपल पॉइंट पे ये। अच्छा, इसमें 2 केस लेके चलते हैं, क्योंकि लोन पेयर वाला केस थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो मैं अभी मान के चलता हूं ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनके साइड एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या हुआ? स्टेरिक नंबर का मतलब है सम ऑफ साइड एटम, या फिर इसी को सिग्मा बोलते हैं। भाई जितने साइड एटम उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ना सेंट्रल जो एटम है उस पे लोन पेयर एंड साइड एटम कितने हैं उनको जोड़ के लिखो। तो मैं पहला जो केस ले रहा हूं उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल का कलेक्शन जिन पे कोई लोन पेयर नहीं। अब इसको समझना, ठीक है, पहले समझना। तो मान लो मैंने ले लिया स्टेरिक नंबर 2, तो बताओ मॉलिक्यूल का टाइप क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा? अगर मैं एक ही टाइप के साइड एटम मान रहा हूं, तो भाई सेंटर में ए मान लो है, तो साइड में 2B मैंने मान लिया, कोई लोन पेयर नहीं, AB2। अब कोई कॉमन सेंस लगा के बताए कि ए एंड बी के जो बॉन्ड पेयर्स है यहां ज्यादा अच्छे से रहेंगे या फिर सबसे दूर रहेंगे? बताइए। यही लॉजिक हर जगह लगाना है। तो सबसे दूर, क्योंकि यहां नजदीक है तो रिपल्शन ज्यादा है, जब एकदम दूर चले गए तो रिपल्शन कम है।
जितना कम रिपल्शन उतना ज्यादा स्टेबल, इसलिए Ab2 मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर। ध्यान रखना मैंने ये बात बोला है साइड एटम एक जैसा, 180 डिग्री का एंगल, ये लीनियर हो गया, क्या समझ में आया? ऐसे ही गेस करो 3 हुआ तो क्या होगा, Ab3, साइड एटम 3 हो जाए। Ab3 हुआ तो कैसा होगा ये, हाँ A बी दूर, मैक्सिमम कितना दूर हो सकते हैं एक ही प्लेन में, तो 360/3 120, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। सबको पता है बेटा, एंगल 120। 4 हो जाए तो इंटरेस्टिंग केस आता है, AB4। अब मेरी बात समझना, यहां दोनों पॉसिबिलिटी। अगर इसी लॉजिक से सोचो तो लगेगा यार 4 को मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए 90 डिग्री पे आना पड़ेगा। अगर प्लेन में है तो 90 डिग्री ही सबसे बेस्ट है, और उसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे ए मान लो हो जाए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन एक बात बता रहा हूं, ये सिर्फ ओनली पॉसिबल कब पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन सेंट्रल एटम इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक मेंबर। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पी ब्लॉक का कोई सेंट्रल एटम हो तो इसको लगाना ही मत। क्या इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या सर? हाँ जी, कितना वो होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। देख बेटा टेट्राहेड्रल ये है जो मैंने बनाया है, दिख रहा है सभी को? तो इसमें और इसमें एंगल 90 नहीं है, 90 से भी ज्यादा। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेन में आ ही नहीं सकता। आप प्लेन में ये दो बॉन्ड लोगे तो ये बाहर और ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये प्लेन के एक साइड, ये एक साइड। कोई भी आप बॉन्ड लो, दो के अलावा मैक्सिमम, दो से ज्यादा आप रख ही नहीं पाओगे। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों, टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि अगर इनके कॉर्नर्स को मिलाओ तो जो ज्योमेट्री बनती है दैट हैव 4 फेसेस, 4 फेसेस, टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। अब ये जो एंगल है ना, यही 109 डिग्री। क्या आप देख रहे हो सारे एंगल आइडेंटिकल है? कहीं से भी मैं घुमा के दिखाऊं सब एक जैसे दिख रहे हैं सारे, बहुत रेगुलर ज्योमेट्री है ये, 3 डायमेंशनल रेगुलर। तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब इसको दिखाने का तरीका है कि भाई ए ऐसे मान लो, बी ऐसे मान लो, इस जो प्लेन में दो बॉन्ड प्लेन में ले सकता हूं ना, ये 4 थे, इनमें से मान लो मैंने ऐसा ले लिया कि एक बी ए, एक बी ए। अब इनको प्लेन में ले लिया, तो आप देखो ये जो है ये वाला, ये बाहर की तरफ आया है और ये पीछे जो है वो अंदर की तरफ है। आप अपने पास पेन लेके देख सकते हो, 4 ऐसे बना करके। तो जो अंदर बाहर के लिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। इसका मतलब है अंदर चला गया प्लेन के, और इसका मतलब है बाहर। ध्यान रखना कोई भी एंगल लोगे वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ये टेट्राहेड्रल। नंबर 5 की बात मैं करूं, AB5। तो सोचने के लिए प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी थी, पेंटागोनल थे। लेकिन पेंटागोनल में एंगल देखो कितना हालत खराब हो जाएगा, 72, अंदर ही अंदर। वो प्रॉब्लम है ना, दूर करना चाहेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप 3 ऐसे ट्रायंगल मिला करके ट्रायंगल बना लो, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल, और एक बॉन्ड को ऊपर और एक को, ऐसे ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ये है ट्राइगोनल प्लेनर आपके सामने। ये देखो ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखो तीनों, ये तीनों ट्रायंगल में है, और ये ऊपर और ये नीचे। देखो इसमें बॉन्ड एंगल देखो अलग अलग तरह के आपको दिखाई देंगे। टेट्राहेड्रल में सारे 90 थे, इसमें एंगल देखो कितना है बेटा, ये 90 है। अच्छा ये जो बॉन्ड है जिसको मैंने पकड़ रखा है, इस बॉन्ड को एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो तीनों है जो ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्वेटोरियल है। क्या नाम है? ये कौन सा है और ये कौन सा है? इक्वेटोरियल। सो एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अच्छा और एक चीज देखो, 90 डिग्री के कितने एंगल बन रहे हैं एक्सियल के साथ, 1 2 3, ऐसे ही नीचे आ जाओ, 4 5 और
6 बन रहे हैं, दिख रहा है। अच्छा जी, अगर मैं इस एक की रिपल्शन देखूं तो 390 पे इसको रिपेल कर रहे हैं, इसको देखूं तो 390 पे रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेटोरियल को देखूं तो कितने 90 वाले इसको तंग कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर और। तो बताओ इसको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है या इनको? क्या समझ में आया? एक्सियल, तो बॉन्ड थोड़ा खिंच जाएगा, लंबा हो जाए। हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था पिछली क्लास में। क्या PCl5 बिना ये स्ट्रक्चर बनाए तुम समझ पाओगे कि इसके अंदर दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ है? ये बड़ा वियर्ड सा लगेगा कि एक फास्फोरस है एक क्लोरीन है, फास्फोरस का भी वही साइज, क्लोरीन का भी वही साइज, तो PCl का बॉन्ड का अलग अलग लेंथ कहां से आ जाएगा? सारा तो। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे वेस्पर के, फिर आपको समझ में आएगा यार अलग रिपल्शन होने से भी लेंथ। इसलिए PCl5 को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, PCl3 एंड Cl2, और इनकी ज्योमेट्री फिर से चेंज हो जाती है, PCl3 एंड Cl2 में चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा। ये PCl5 का मैं बात कर रहा था। एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 6, 7 कुछ भी आए ना, बस आपको ये जो ट्रायंगल बना था ना, इसी को एक बार स्क्वायर बना देना, इसी को एक बार पेंटागन, ऊपर नीचे सब सेम रहेगा। तो क्या नाम था भाई इसका? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नाम क्यों है? हाँ जी, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़ो तो इधर 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 एक पिरामिड ऊपर जिसका बेस कैसा है? ट्रायंगल, और एक पिरामिड नीचे की तरफ जिसको मैंने, तो इसलिए नाम क्या है? ट्राइगोनल। सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, इसके बाद मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल जिसमें बेस कैसा है? स्क्वायर जैसा। देखो ये बेस था जिसको मैं ऐसे ऊपर नीचे कर, ध्यान देना इसमें भी कई लोग ना रटना शुरू कर देते हैं कि एक्सियल इक्वेटोरियल, सर ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, इसमें ऐसा कोई बात नहीं। मैं ये दोनों अलग कलर है ना, इनको व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको कोई अलग सा चीज दिखाई ना दे, इनको मैं व्हाइट कर देता हूं। अब मुझे बताओ आपको क्या दो अलग अलग रिपल्शन इसमें कहीं पे भी दिख रहा है? आप कोई भी बॉन्ड पकड़ लो, चलो मैंने इसको पकड़ लिया ऊपर वाले को, क्या आपको दिख रहा है बेटा कि 490 डिग्री के रिपल्शन हो रहे हैं? आप बताओ किसको पकड़ना है? इसको पकड़ू मैं, ग्रे वाले को, ऐसे पकड़ लो, इसको पकड़ लो। क्या इसके भी 4 ही 90 के हैं? इसका हर एक लेंथ आइडेंटिकल होता है, इसमें बॉन्ड लेंथ में कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इसके एक्सियल पे अलग रिपल्शन, इक्वेटोरियल। पहली बात तो एक्सियल इक्वेटोरियल यूज ही नहीं करते हैं, वेरी रेगुलर ज्योमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बहुत स्टेबल ज्योमेट्री होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेट्राहेड्रल होती है, मतलब इनके मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, कई बार सवाल भी आता है कि भाई SF6 को गर्म करते हैं नहीं टूटता है, PCl5 को गर्म करते टूट जाता है, तो कारण समझ में आया? ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड्स एक जैसे लेंथ के हैं, कोई कमजोर नहीं है ना। बॉन्ड एनर्जी SF की वैसे भी ज्यादा होगी, और PCl में फास्फोरस क्लोरीन का एक तो लेंथ ज्यादा, ऊपर से एक्सियल वाला और ज्यादा, इसलिए गर्म करने पे टूट जाता है। आया बात समझ में? ओके जी, ये ऑक्टाहेड्रल है। इसके बाद ऐसे ही आप समझ रहे होगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा। अच्छा, इस ऑक्टाहेड्रल को आप चाहो तो स्क्वायर एंड बाई पिरामिड भी बोल सकते हो, बट नाम इसका ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल? 8 फेसेस। ठीक है, अब देखो एक IIT JEE का क्वेश्चन है, मैं तुमसे शेयर करता हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में उसने एक वर्ड यूज किया था, हाउ मेनी हेक्सागोनल फेसेस विल बी क्रिएटेड if the octahedral is truncated about each corner। ट्रंकेट करने का मतलब कट करना होता है, मतलब जो भी शार्प एजेस हैं उनको थोड़ा गायब करना होता है, उसको ट्रंकेट करना होता है। ऑक्टाहेड्रल समझ में आया? क्या ऑक्टाहेड्रल में कोई हेक्सागोनल फेस है क्या? नहीं। ये पकड़ो ये पकड़ो ये मिलाओ, क्या बना? ट्रायंगल, ट्रायंगुलर फेस है ना। कितने ट्रायंगल वाले फेसेस हैं? 4 ऊपर और 4 दिख रहा है, 8 फेसेस, इसलिए नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। 4 फेसेस टेट्राहेड्रल, 8 हो गए तो ऑक्टाहेड्रल। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसको ट्रंकेट करूं ऊपर से भी इधर से भी इधर से भी, ये सोचो एक ट्रायंगल है, सुन रहे मेरी बात?
एक ट्रायंगल था, यही था ना? अरे भाई एक फेस को मैं पकड़ूंगा तो ट्रायंगल, मैंने यहां से कट मारा, इधर से भी कट मारा, इधर से भी, क्या अब हेक्सागन दिख रहा है? अरे मोटू लोग दिखा दिखा? अरे मतलब मैं रेगुलर, इनको देखो ना, ये ऊपर वाले सब हटा दो तो कट होकर के निकल गए। कितने बनेंगे हेक्सागोनल? 8 बनेंगे यार। अरे जितने ट्रायंगल है सब वैसे ही दिखेंगे। अरे बोलो ना, ऐसा क्वेश्चन करके पूछा होगा। अब ऊपर टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? किसी भी जगह से, यहां से ले लो, कट किया तुमने, 1 2 3 4 है, स्क्वायर दिखाई देगा। तो अगर मान लो पूछता कितने स्क्वायर वाले फेस हैं, तो ना 2, देखो इसका हर कॉर्नर पे ऐसी कटिंग होगी। कितने होंगे? जितने कॉर्नर। ये सब इमेजिनेशन का क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। क्या अब मैं मॉलिक्यूल का नाम लूं और आप बता सकते हो इनमें से कौन सी ज्योमेट्री को ले जाएगा? मैं लोन पेयर नहीं लूंगा मॉलिक्यूल। SO3 बताओ, क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। SO3 मतलब S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। BF3 AlCl3, बोलो। PCl3, बिल्कुल नहीं, इस पे लोन पेयर आ गया। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5, 3 क्लोरीन गया और 1 लोन पेयर आ गया ना? तो जब एक लोन पेयर आ गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। तो ट्राइगोनल तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो बोलोगे सर ये तो केस अभी आपने समझाया ही नहीं। हाँ मतलब इतना तो पहचान होना चाहिए कि ये चीज नहीं होगा। अच्छी बात है, तुम्हें पता है। आया बात समझ में? तो PCl3 अभी के थियरी से नहीं बता सकते, यहां तक क्लियर है? चलिए SF6, क्या चेक कर रहे हो कोई लोन पेयर है या नहीं? XeF6, एक लोन पेयर बच गया। XeF6 नहीं बता सकते है ना? हाँ ठीक है, देखो एक लोन पेयर बच गया, तो मैंने बोला कि लोन पेयर नहीं है, तब तो XeF6 का नहीं बता सकते। अरे आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो XeF6 का, इज दैट क्लियर गाइज? ठीक, आगे बढ़े इसके बाद। चलो मुझे एक बात बताओ, XeO4 हुआ तो XeF4, XeF4 लोन पेयर बचेंगे? क्या बात है यार। जेनॉन साइड वालों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो मोटू कहां लोन पेयर बचा? XeF4 बोला था मैंने। अच्छा XeO4 बोला था, फिर F4 हो गया, चेंज हो गया। चल ठीक है, कोई बात नहीं। XeO4 कैसा होगा? ठीक है, XeF4 आप नहीं बता सकते ना? चलो अब हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। मान लो लोन पेयर आ गया तो क्या है? तो विस्पर बोलता है कि उसको भी तुम साइड एटम जैसा ही ट्रीट करो, मतलब उसको भी उतनी तवज्जो दो जितना कि एक कोई साइड एटम आ रहा हो। तो अगर तुम्हें ऐसा समझना है तो स्टेरिक नंबर में इसीलिए दोनों को जोड़ा जाता है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एंड साइड एटम कितने हैं दोनों को जोड़ लो। तो आपको भी यही काम करना है। और उसके बाद जो साइड एटम नहीं है या लोन पेयर है, उसको हम विस्पर के ये जो रूल था कि ऐसे रखो कि लोन पेयर रिपल्शन कम, उसके बाद बॉन्ड पेयर उस मतलब ओवरऑल मिनिमम रहना चाहिए। डोमिनेटिंग है ये, थोड़ा डोमिनेटिंग होता है ये दोनों, ये तो बहुत कमजोर होता है। तो चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले मॉलिक्यूल लेकर के देखने की। तो बताओ ट्राइगोनल प्लेनर का कोई केस लेके चलते हैं जिसमें एक लोन पेयर आए। देखता हूं कितने क्रिएटिव लोग हो, कोई मॉलिक्यूल बता सकता है? 1 लोन पेयर एंड 2 साइड एटम। H2O जो बोल रहे हैं उनको ये भूल गए हैं कि उसमें 2 लोन पेयर 2 साइड एटम, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ 2 साइड एटम और 1 लोन पेयर। SO2 इज द राइट आंसर। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 ऑक्सीजन ले गए, 1 लोन पेयर, तो 2 ये और 1 लोन पेयर मिला। टोटल नंबर कितना है? 3। लोन पेयर को भी क्या मानना है? एक साइड एटम की तरह। 3 में क्या बनता था? ट्राइगोनल। अच्छा बताओ ट्राइगोनल प्लेनर में कोई ऐसा पोजीशन है जो अलग है या सारे आइडेंटिकल है? जब सारे आइडेंटिकल है कहीं रख लो।
कहीं रख लोगे तो चलो मान लो मैंने ऐसा रख लिया, ऐसा यहां रख दिया लोन पेयर, तो ये कैसा बेंट दिख रहा है? बोलो भाई। तो इसको बेंट बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, वी शेप, तीनों नाम है, बेंट, एंगुलर एंड वी शेप। तो ये कहानी खत्म हो गई। 4 में आते हैं, स्टेरिक नंबर 4। कितने केसेस बन सकते हैं भाई? चारों साइड एटम हो, कोई लोन पेयर ना हो, जो हम देख लिए टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर, 3 साइड एटम। बताओ कौन सा एग्जांपल? अमोनिया, NCl3, PCl3। अरे एक लोन, ऐसे देखो, ऐसे सोचा करो, एक लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 और शेयरिंग किया होगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। 5 किसमें होता है? नाइट्रोजन फैमिली। और साइड में मोनोवेलेंट एटम लगाओ, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। यार इतने एग्जाम्पल क्रिएट कर दोगे यार, तुम्हें क्या लगता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं क्लास में? सारे एग्जाम्पल याद करके आते हैं? नहीं, वी सिंपली थिंक अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स, कंडीशन के बारे में, फिर आपको बताते हैं। तो आप उस लेवल पे, मेरे लेवल पे आकर के सोचो, क्योंकि अब आप 11th से 12th में आ चुके हो, आप सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, ठीक है? तो ये सब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है? सो एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, अमोनिया इज द राइट आंसर। सो अमोनिया में आप देखो कैसा होगा, अगर मैं टेट्राहेड्रल वाला सेंटर का एक लेके चलूं और एक टेट्राहेड्रल में से ये एक टेट्राहेड्रल है आपके पास, ठीक है? दिस इज टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर तुम रख लो किसी एक जगह, सारे पोजीशन आइडेंटिकल है। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये नीचे, तो क्या आपको पिरामिड दिख रहा है जिसका बेस कैसा है? ट्रायंगल। सो ट्राइगोनल पिरामिडल। सो अमोनिया इज पिरामिडल। PCl3 जिसके बारे में मैंने सवाल पूछा था, दैट इज ऑल्सो पिरामिडल, है ना? NF3 इज ऑल्सो पिरामिडल। तो ये सारे मॉलिक्यूल पिरामिडल हो गए। 2 लोन पेयर आ गए तब भाई, 2 लोन पेयर। तो बताओ ये सारे आइडेंटिकल है ना, तो यहां तक सोचने की जरूरत, कोई भी 2 पोजीशन ले लो, सारा एंगल 109 का है। यहां ले लिया ना? बोलो। मॉलिक्यूल H2O, 2 लोन पेयर मतलब 4 और 2 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगा। H2O और SF2, अरे समझ रहे हो बात? H2S भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। क्या है ये सब? क्या है? तो टेट्राहेड्रल जैसा इनका इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले तो सब टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब बात एटॉमिक अरेंजमेंट की आती है, यानी स्ट्रक्चर की आती है, तो इनको देखना नहीं होता, इनको मत देखो। तो ये कैसा दिख रहा है? बस बेंट है ये, इनको नहीं देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज एन एटॉमिक अरेंजमेंट। जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जब ऐसा पूछे कि ज्योमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर, उनको भी देखते हुए बताओ, तब आप बोलोगे टेट्राहेड्रल। समझ में आया? अरे बोलो यार। ओके गाइस, अब ये हो गया 4 का केस खत्म। 5 वाले पे आते हैं, एंड सबसे खतरनाक केस यही है। 5 सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में इसी से आता है। क्यों? आप सोचो, बाकी सब में पोजीशन की कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कहीं भी रखो सब आइडेंटिकल। यहां अलग अलग जगह रखोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। अब पहले समझ लो, बताओ मैं लोन पेयर को यहां रखूं, कौन सा अरेंजमेंट है? क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन इक्वेटोरियल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल पे रखूं या इक्वेटोरियल पे? बोलो, आवाज नहीं आ रही सबके मुंह से। इक्वेटोरियल। क्यों नहीं एक्सियल पे? लोन पेयर रख दूंगा तो 3 90 डिग्री वाले बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, और यहां रख दिया तो 2 90 वाले आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? 120 वाला थोड़ा दूर हो गया, 90 वाला नजदीक है, इसलिए बढ़िया है कि यहां मत रखो भाई साहब, इधर रखो। इधर रख लिया ना यहाँ पे। अब इसको भूल जाओ। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है? ऐसे नहीं दिख रहा है तो अब देखो, अब दिख रहा है। इधर तुम दोनों बैठ जाओ दोस्त दोस्त और खेलते रहो। ये कौन सा अरेंजमेंट है? दिस इज सीसॉ अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। अब अगर मैं बोल, अच्छा एक और चीज बहुत बड़ी बात है, ये बताओ, ये जो सीसॉ अरेंजमेंट था इसको मैंने ऐसे कवर कर रखा है, यहां है कौन? लोन पेयर। लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है बॉन्ड के साथ ज्यादा होता है, तो ये रिपल्शन ज्यादा, ये रिपल्शन ज्यादा, तो ये बेंड हो जाएंगे। ये थोड़ा सा
कुछ मोटू लोग के बैठने से डिस्टॉर्ट हो गया, ये ऐसा समझ लो। आ रहे बात समझ में? तो डिस्टॉर्शन हो गया, तो इसलिए कोई कभी पूछे एंगल कितना है तो ये मत बोल देना 180 डिग्री है या 120 डिग्री, दोनों ही एंगल गड़बड़ हो चुके। रिपल्शन की वजह से ना तो 120 डिग्री एंगल बचा, ना तो एक का तो फिर भी केस आसान था क्योंकि कोई रख के सोच सकता है। 2 वाला केस सबसे डेंजरस है। 2 वाले में नेचुरल इंस्टिंक्ट यही बोलता है कि इनको दूर रखो, एक को यहां रखो एक को नीचे, यही मन कर रहा होगा ना, लोन पे रिपल्शन। जैसे ये करोगे गलत हो जाएगा। क्या गड़बड़ी है? लोन पेयर तो बच गए, लेकिन तुम देखो जो सेकंड हाईएस्ट रिपल्शन था वो कौन सा था? लोन पेयर। और 90 डिग्री वाले 1 2 3 और 4 5 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे मिल रहे हैं अगर तुम यहां रखते हो। ठीक है, लोन पेयर यहां तो रख ही नहीं सकते यार, ये क्या पागलपन है। 90 डिग्री पे आ जाएंगे यार, उनको तो दूर ही करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहला प्रायोरिटी था, तो हमने देखा कि वहां पे ये 90 डिग्री वाला प्रॉब्लम आ रहा है, 6 आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं 2 लोन पेयर यहां और यहां रख दूं, यानी इक्विटोरियल, दोनों को इक्विटोरियल। अब देखो थोड़ा ध्यान से, 90 वाला 1, 90 वाला 2, 90 का 3 और 90 का, अरे यही दोनों लोन पेयर थे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, 4 मिले ना, बोलो। और लोन पेयर 120 डिग्री है, मान लिया कि भाई वो 180 पे नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा रिपल्शन है, लेकिन 90 पे भी तो नहीं है, 120 इज अ गुड एंगल। अब डिफरेंस किस चीज का आ रहा है कि 120 डिग्री के 2 की मैं बात सुनूं या फिर 90 डिग्री के जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनकी बात सुनूं? तो बताओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 वाला ज्यादा खतरनाक है ना 120 के कंपैरिजन? अरे बोलो यार। इसलिए इनको बढ़िया है इसी जगह पे रखा जाता है। कहां पे रखते हैं? इक्विटोरियल। अब क्योंकि देखो आप थोड़ा बहुत 11th में पढ़े हो, तो मैं और आगे जा सकता हूं। और आगे जाने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कभी कभी ना मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं देता है, ऐसा केस दे देगा PCl3F2, PF2, PCl3F2 एंड PF3Cl2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई राइट द मॉलिक्यूल PCl3F2 एंड PF3Cl2। इन दोनों में डिफरेंस है, एक में 3 क्लोरीन, एक में 2 क्लोरीन है। सारी लड़ाई शुरू हो गई, कहां क्लोरीन रखे कहां फ्लोरीन रखे। तो पहले लोन पेयर वाला केस खत्म हुआ। अरे मोटू लोग बोलो, लोन पेयर वाला 2 रहेंगे तो भी। अब देख तीसरा भी रहेंगे ना तो समझ ले ट्रायंगल पे ही रहना, जिद पकड़ लिया, रहना उसे यहीं पे है, ट्रायंगल पे। 3 रहेंगे तो भी ट्रायंगल पे ही मिलने वाला है। तो 5 वाला केस बड़ा वियर्ड है, चाहे वो 1 लोन पेयर हो, चाहे 2, चाहे तीनों ही कहां रहते हैं? अच्छा जी, अगर 1 लोन पेयर आया तो कैसा बना? सीसॉ। 2 आ गए तो कैसा बन रहा है? बेंट टी। दिख रहा है ना सभी? बेंट टी दिख रहा है? ठीक है, बेंट टी दिख रहा है ना? ये ऐसा। अच्छा, बेंट टी में बेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लोन पेयर थे, ये इसको रिपेल करेंगे तो थोड़ा सा ये बेंडिंग हो जाएगी, तो बेंडिंग होने की वजह से ये एरो, ये देख एरो की तरह या बेंट टी की तरह काम है। तीसरा केस, जब तीनों के तीनों हो जाए तो एब्सोल्युटली लीनियर, जितना ऊपर एंगल उतना ही। ये 180 डिग्री का एंगल है, इस बार कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, यहां 90, यहां 90, यहां 90 है, क्योंकि ये तीनों ही इसको भी रिपेल कर रहे हैं और यही तीनों सिमेट्रिकल रिपल्शन होने की वजह से लोन पेयर होने के बाद भी एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, परफेक्ट एंगल फॉलो कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दीज एग्जांपल्स। सर 3 क्लोरीन आ गया, क्लोरीन ज्यादा मोटा है कि फ्लोरीन? इन टर्म्स ऑफ साइज आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज अ मोटो गाई, क्लोरीन और फ्लोरीन? क्लोरीन। तो बताओ, क्लोरीन ज्यादा मोटा है तो मतलब उसका रिपल्शन भी ज्यादा लगेगा, ये सुनो। तो क्लोरीन को ज्यादा मोटू लोगों को हमेशा ये इक्विटोरियल पे डालना, क्योंकि जैसे लोन पेयर को हमने यहां डाला था, ज्यादा रिपेल वही करते हैं लोन पेयर। तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन ऊपर एंड फ्लोरीन, जिन्होंने थोड़ा डाइपोल पढ़ा है उन्हें ये समझ में आएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल, ट्रायंगल भी आपस में कैंसिल, नॉन पोलर होगा। कौन सा? PCl3F, दूसरा वाला पोलर होगा। अच्छा, एक और रूल यहां से बनाओ, एक और रूल बनाओ कि इधर और इधर इक्वेटोरियल पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही रहता है। कौन रहता है? रिलेटिवली छोटा है, इस जगह पे।
कोई रूल बोलते हैं इसको, बेंट्स रूल। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? सब कहानी नहीं भी पता हो तो चलेगा, समझ गए ना बात। इस रूल को बस बेंट्स रूल बोलते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल नहीं एक्सियल पोजीशन। याद रहेगा? अब इसमें मैं घुमा सकता हूं आने वाले टाइम में, मैं साइज आपको एक जैसा दे सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर उधर छेड़छाड़ कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे। डन। अच्छा जी, अब अगर आप PF3Cl2 ले रहे हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 क्लोरीन तो यहां रखोगे, तीसरा वाला मजबूरन फ्लोरीन करना पड़ेगा, ऊपर फ्लोरीन नीचे। अब बताओ ये दोनों क्लोरीन ज्यादा रिपेल करेंगे, ये फ्लोरीन छोटा है तो इसका एंगल बढ़ जाएगा, तो अब ये आपस में कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे एंगल की वजह से भी। एंड दूसरा कहानी ये है कि कार्बन सॉरी फास्फोरस फ्लोरीन का जो बॉन्ड का लेंथ है और जो चार्ज है यानी Q इंटू डी यानी डाइपोल, ये अलग होगा और ये अलग होंगे, इसलिए कैंसिल। और ऊपर से ये थोड़ा बेंड भी हो जाएगा इधर उधर, तो इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री ना होने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा? सेकंड इज पोलर एंड फर्स्ट इज। तो खत्म हो गया इसका केस। अब आगे बढ़ते, बोलना क्या हुआ? मेन प्रायोरिटी डाइपोल है कि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करना है? तो स्टेबलाइज करने के लिए हम किसकी बात मानेंगे? विस्पर की। एंड विस्पर के वजह से हमें पता चला कि ये जो कॉर्नर वाले पोजीशंस होते हैं, यहाँ बल्कियर ग्रुप हो जाए या ज्यादा रिपल्शन वाली चीजें रखो तो ये फिर भी बचा लेता है, तो उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। अब उसके वजह से मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो तो सेकेंडरी डिपेंड हो गया। ठीक है, मुझे ये पर्पस थोड़ा है कि इनको नॉन पोलर बनाना है, द होल पर्पस इज टू गेट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। आ रहा है हिमांशु समझ? ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई बेटा, कहानी खत्म। नाम अब हम आते हैं कौन से वाले में? 6 वाले में। 6 वाले का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की आप बात कर रहे हो, बताओ एक लोन पेयर आया, कहां रखूं? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? सर एक्सियल इक्वेटोरियल होता ही नहीं है, गलत गलत क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब यहां और यहां एक ही बात है, तो कहीं पे रख दो। अब बताओ रख दिया, अब कैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो यहां रख दिया, आप बताओ कैसा दिख रहा है? हाँ, स्क्वायर बेस ऊपर से स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, 2 लोन पेयर है, अब मैं क्या करूं? हमारे पास 2 पोजीशन है, 90 180, कहां जाए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 मिल रहे थे, 90 120 180, तो वहां बीच वाला चला गया। जब यहां है ही 90 एंड 180 तो 180 जाएगा, 180 को गायब करो, कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर होता है अगर 2 लोन पेयर आ गए। केस, कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूल? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन, देखना XeF2 नहीं XeF4, 4 साइड एटम, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये मोनोवेलेंट है सब तो 4 इलेक्ट्रॉन और, तो मिला के 8 यानी जेनॉन हो गया। और मोनोवेलेंट एटम में ले लो, फ्लोरीन ही बनाता है जेनॉन के साथ, ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, उसको हटा दो। समझ में आया मॉलिक्यूल कैसे सोच रहे हैं? अगर इतना तक सोचने लग जाओगे ना तो एग्जाम में तुम्हें कम टाइम लगेगा क्वेश्चन अटैक करने में। अगर इस लेवल पे मॉलिक्यूल क्रिएट करने लग गए अपने से, एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूल खुद बताओ। अगर इस लेवल पे तुम्हारी क्लैरिटी आ गई तो तुम समझ लो फिर पेपर के साथ तुम खिलवाड़ करोगे। समझ रहे हो ना कि क्या घटिया सा पेपर बना दिया सर ने। मैं चाहता हूं उस लेवल पे पहुंच जाओ, जितना जल्दी पहुंच जाओ कि ये बोलो कि यार क्या फालतू का पेपर है टाइम पास करने के लिए। इसको तो देख के ही टिक मार सकते हैं, क्यों? समझ रहे है ना? ठीक है, देखेंगे आज वाले पेपर में। ठीक, आइए चलिए, आ रहे बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर 2 आ गए तो स्क्वायर प्लेनर, 3 आ गया बेटा तो इन दोनों को यहां, एक को यहां रख लो। अब कैसा बच गया? बेंट टी जैसा दिख रहा है, बेंट टी। तो ऐसे ही बनाते जाओगे, अपना समझते जाओगे। कमिंग टू द वेरी स्पेशल केस ऑफ 7, अब ये मैं समझाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आप क्या बोलते हो। ठीक है, 7 में बताओ क्या बनता है? पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक ऊपर और एक, ये एंगल कितना है? 72। अब बताओ, मैंने कोई मॉलिक्यूल बताओ जो बिना लोन पेयर वाला हो, इतना एक्वायर करता हूं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हेलोजन। IF7, गुड, IF7।
सवाल तो बहुत सारे मेरे दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन अभी पूछूंगा तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे तुम लोग। तो क्वेश्चन इज वाई नॉट IH7, वाई ओनली IF7। अनदर क्वेश्चन इज वाई नॉट ICL7, वाई IF7 ओनली। इसको दिमाग में बिठा के रखो, ब्लॉक में आगे मैं इसका आंसर करूंगा तुम्हें, ठीक है? तुम अपने तरफ से रीजनिंग लगाते रहना। फिलहाल IF7 ही सिर्फ मॉलिक्यूल है जो ऐसा है। इज दैट क्लियर? है ना? एक लोन पेयर और 6 साइड एटम वाला बताओ। XeF6। अब बताओ लोन पेयर कहां रखो? लड़ाई हो गई यार, तो कहां रखे लोन पेयर? ऊपर रखूं या, ध्यान देना ये 4 नहीं है, एक और है यहां पे, ऐसे एक और है भाई साहब, एक और है। और ये रेगुलर में पेंटागन वाला निकालना पड़ेगा, बट अभी समझ लो, ऐसे समझ लो। कहां रखो? ये ऐसे कहां रखो? इक्वेटोरियल तो यही है ना, तू जान लेना है क्या? 72 डिग्री का एंगल होता है। ऊपर 90 ही है ना। तो देखो अब मेरी बात, हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। देखो क्या दिक्कत होती है, इतना ये प्रॉब्लम वाला जगह है ना, ये 72 वाला, और यहां भी नहीं रह सकता है। 90 के 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। इतना दोनों तरफ से टॉर्चर होता है इसको कि ना यहां रहना पसंद करता है ना यहां, बल्कि बीच से ऐसे निकल जाता है। ये होती है इसकी अरेंजमेंट ऐसा। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा वाइड ओपन रहता है। समझ गए? सो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, कुछ ऐसा हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया ना? तो इस पेंटागन के प्लेन में है और ऊपर तो है ही नहीं, ये कहीं बीच में चला है ऐसा। क्या हटा, ऑक्टाहेड्रल ये बस थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड हो गया। इज दैट क्लियर? So with this, everyone, we are done with Vesper theory. Can you figure out the geometry of the following molecules? Write it down. Your question. दो लोन पेयर का केस सोचो जरा कैसे होगा। तुम दो लोन पेयर सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 नॉर्मल सिंगल इलेक्ट्रॉन। 5 और 4 मिला के कितना हो गया? देख, 5 और 4 मिला के देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 किसी के पास होता है? बात ही खत्म है। हाइपोथेटिकल केस ओनली, कभी आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं मिला है। ठीक है? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से। हाँ क्वेश्चन दे रहा था मैं, हाँ सॉरी, लिखो तो। फाइंड द ज्योमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और आयन्स लिख लेना, क्योंकि मैं दोनों ही देने जा रहा हूं। इंक्लूडिंग मतलब समझ गए ना बेटा, लोन पेयर को रख के कैसा दिख रहा है। बातें नहीं बिल्कुल भी, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज XeF2, द सेकंड क्वेश्चन इज SF4, third question is SCl2, fourth one is XeF4, fifth is I3 plus, sixth is I3 minus, seventh is BF4 minus, eighth is NO2 plus, ninth, that will be the last molecule, and that is, अच्छे से बनाना सारे लोग, NO3 माइनस। एक और दे दूं?
10 रैंडम सॉक्स सीखना है, जल्दी करो। यू हैव ओनली 3 मिनट फॉर दिस। सारा केस आप एनालाइज कर चुके हो, फटाफट बस लिखना है।
कर लिया, सारे हो गए। आइए XeF2 कैसा है बेटा? देखो जेनॉन के पास 4 लोन पेयर है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 3 लोन पेयर बचा और 2 फ्लोरीन ले गया। 1 2 3, 3 और 2 मिला के कितने हुए? 5। 5 में कैसा हो गया ये? ट्राइगोनल। अच्छा, लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल। तो कैसा हो गया ये? मतलब अगर इंक्लूडिंग बात किया जाए लोन पेयर तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसको छोड़ दें तो लीनियर इज द राइट आंसर। कितने लोग? स्ट्रक्चर में बस लिख रहा हूं, लीनियर करेक्ट है। SF4 बताओ, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 4 फ्लोरीन ले गया, तो 4 और 1 मिला के 5, ये भी आ गया ऐसा वाला। लोन पेयर इक्वेटोरियल पे सीसॉ हो गया, एक लोन पेयर रखे सीसॉ। कितने लोग का ये सही हुआ? चल रहा है? अरे इंक्लूडिंग वाला तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रक्चर। ठीक है। HCl2 कितने लोग करे? बेंट, एंगुलर, वी शेप। अरे बाबा, HCl 2 लोन पेयर है सल्फर के साथ, 2 लोन पेयर, ये टेट्राहेड्रल हुआ। 2 को हटा दो तो कैसा दिखेगा? XeF4 स्क्वायर प्लेनर। क्या आप समझ रहे हो? मैं सीधा लिखता जा रहा हूं। I3 प्लस आपने बनाया था, देख आयोडीन, आयोडीन एंड I प्लस बेटा, ये लोन पेयर इसको देता है। लोन पेयर इसके पास बचे कितने हैं? 2 और 2 साइड एटम, टोटल 4। लीनियर नहीं है, लीनियर कहां से हो जाएंगे? 4 है तो टेट्राहेड्रल हुआ ना। टेट्राहेड्रल को दिमाग में लेके आओ। तुम लोग ना पेपर में लिखते समय दिमाग चलाना बंद कर देते हो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है ना। अब इनमें 2 जगह लोन पेयर मान लो, इनको हटाओ, लीनियर कहां से हो गया? मुझे समझा जरा। लेकिन बुक में दिखाते हो तो उस समय तुम नीचे ऊपर दिखाते हो, तुम्हें लगता है ये रिपेल कर रहा है इक्वली। यही तो, इसी से तो बाहर आना है। बेंट हुआ ना बेटा। आइए आगे देखते हैं। I3 माइनस कितने लोगों को दिखा कि ये लीनियर है? हाथ उठाओ, ये कितने लोगों का सही हुआ? अब देखो, जैसे जैसे थोड़ा मॉलिक्यूल लुईस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, वैसे वैसे हाथ गड़बड़ हो जाए। देखना, आयोडीन, आयोडीन एंड I माइनस, बोलो मोटू, क्लास में कराया हुआ मॉलिक्यूल है। तो ये लोन पेयर इसको दोगे तो बताओ, यही सेंट्रल एटम है ना? 3 लोन पेयर एंड 2 साइड एटम, 3 लोन पेयर, और ये भी 5 के साथ ही खेल रहा हूं। यहाँ 3 लोन पेयर डालो और यहाँ एक आयोडीन और यहाँ एक आयोडीन, एक बीच में, क्या बन गया ये? लीनियर बन गया, परफेक्ट, ये लीनियर। ओके। BF4 माइनस रेगुलर टेट्राहेड्रल, एंगल कितना है? क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, कैसे बनता है? 3 ऐसे रहते हैं जी, और एक F माइनस अपना डेट। जिनको ये बात कम समझ में आ रही है प्लीज रेफर लुईस स्ट्रक्चर वाला लास्ट लेक्चर, ओके, उसको अच्छे से देख लो, आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, आसान है सब। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाला काम हम पहले ही कर चुके हैं। NO2 बता, नाइट्रोजन के पास प्लस डाल दिया, प्लस डाल दिया ना, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 रह गए, 4 रह गए तो 2 इधर 2 इधर। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2, दे दिया, इधर दे दिया। कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं बचा जी। किस पे नहीं बचा? सेंट्रल एटम पे, मॉलिक्यूल पे है। मॉलिक्यूल पे 4 है, 2 इधर एंड 2, हम उधर नहीं देखते, हम सेंटर पे देखते हैं। अगर कोई भी लोन पेयर ना हो, 2 साइड एटम हो, तो कैसा होगा? लीनियर, 180 डिग्री, परफेक्ट लीनियर है। ये बता, इसका मैं स्ट्रक्चर देखना चाहूंगा, बॉन्ड वाला दिखाओ तो एक बार देखो तो। चलो, बनाया सभी ने? आइए देखते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन का
मतलब अगर मैं सबको उसी पे मान लूं, वैसे एक तरीका बताता हूँ, तुम सुनो ध्यान से और मजा आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व होते जाओगे ना, तुम्हें वो पता चलता जाएगा क्या चीज कि नेगेटिव कौन रखता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तुम ये मान लो कि इनमें 3 ऑक्सीजन थे ना, उनमें से एक ने माइनस रखा है, एक ही माइनस रखेंगे, क्योंकि दोनों कर दोगे तो फिर वो जुड़ेगा ही क्यों, 8 हो जाएगा। तो एक माइनस के साथ रखो। अब माइनस के साथ का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब नाइट्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, खत्म। अरे बोलो यार, नाइट्रोजन के पास कितने बच गए, 5 थे ना, एक इंगेज हो गया। तो अब एक डबल बॉन्ड भी बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है इसके पास। अब 8 हो गए। अब के बाद ये रेगुलर डबल बॉन्ड, क्योंकि फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनका तो भला हुआ, ये तो बेचारा मर ही गया, तो मारना नहीं है किसी को। नाइट्रोजन का यही काम आपको डेटिव बॉन्ड के थ्रू देना था। अब हाथ उठाओ कितने लोगों का सही हुआ है। अच्छा ये लिखना या ये लिखना कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक ही बात है सर। डेटिव का एरो हटाया तो जिसने दिया उस पर प्लस, जिसने लिया उस पर, दिख रहा है। क्या इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, अरे बोलो। क्या बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते समय डिस्कस किया था ना, कोई बात नहीं, हमें तो फिलहाल 3 साइड एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको इस बात में क्लैरिटी आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड एंगल, एंड बॉन्ड एंगल के बाद आएंगे किस पे, डाइपोल। चलिए बड़ी, बॉन्ड एंगल देखते हैं, आ जाओ। देखो वर्ड से ही क्लियर है, बॉन्ड एंगल का मतलब एंगल बिटवीन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। अब अगर मैं तुमसे सीधा सीधा पूछूंगी, बताओ CCl4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अरे टेट्राहेड्रल CCl, यार इतना दिमाग चलाओ, स्ट्रक्चर पे कमांड होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर एकदम फ्लॉलेस तरीके से चलना है ना, तो स्ट्रक्चर पे खूब काम करो। इतना कर लो कि एक टाइम के बाद ना तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल आए तो सोचना ना पड़े कि यार इसको किधर लोन पेयर देना है, कि इसको पता हो गया यार इसको ये बन गया, खत्म। और ऐसे भी नहीं है कि 50-60 हजार मॉलिक्यूल है कि डेली लेके पागल होना है। गिन चुन करके 100-150 ही मॉलिक्यूल है, उतना ही इधर उधर होता है, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। उनको अगर 2 बार 3 बार सेट कर लोगे दिमाग में, बार बार घूम फिर करके वही आने, है ना। तो उन पे थोड़ा काम करो आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, बॉन्ड एंगल। SF4 में एंगल बताओ, एक लोन पेयर आ गया सर, कोई भी एंगल रेगुलर नहीं, कोई भी एंगल रेगुलर, कौन सी ज्योमेट्री में आया ये, अगर मैं लोन पेयर को लूं तो, हाँ उसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं, है ना। SF4 यार अभी कराया था। अब उसमें पूछा जाए, अच्छा ये बताओ किसके नजदीक होंगे एंगल, तो बता सकते हो 90 के नजदीक, 120 के नजदीक, और ऊपर नीचे वालों का तो 180 के, ये बता सकते, ये नहीं बोल सकते एग्जैक्ट ये है, बट क्लोज है। XEF4 में एंगल बताओ, XEF4 परफेक्ट 90, ये सुनो, क्योंकि ऊपर नीचे लोन पर आ गए, बराबर रिपल कर रहे हैं, कैंसिल हो, इज दैट क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, जहां पे आप फटाफट आंसर कर दो, ये सब पूछे इसके चांसेस बहुत कम है। क्या पूछेगा एग्जाम में, जो एक जैसे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से, अमोनिया, वाटर, इनके एंगल का कंपैरिजन पूछ लेगा। थोड़े और आप मेच्योर हुए तो और मैं थोड़ा घुमाऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों में सोचो कैसे। इन दोनों की खास बात क्या, दोनों टेट्राहेड्रल वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सुनो, बोल भाई, बोलो ना।
दोनों उसी फैमिली से बिलोंग कर, दोनों टेट्राहेड्रल, दोनों का एंगल 109। अब कंफ्यूजन आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। तो क्या देखोगे? सबसे पहले देखना उनकी, एक मिनट, सबसे पहले देखना लोन पेयर रखते हुए उनकी ज्योमेट्री आइडेंटिकल है या नहीं। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो वो क्वेश्चन बहुत आसान, थर्ड क्लास क्वेश्चन हो, एकदम आसान। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BeCl2, CCl4, ये भी कोई क्वेश्चन है? 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री, तुरंत आंसर खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में 109 डिग्री आता है, बट ये लोन पेयर कमाल करने वाले हैं। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना एंगल कम। दो फैक्टर होते हैं, एंगल डिक्रीज करने का काम लोन पेयर का होता है, इंक्रीज करने का काम इनका रिपल्शन का होता है। ध्यान देना, इनके साइज भी देखने हैं। कौन है जो एकदम पतलू पतलू टाइप में है? एक है हाइड्रोजन, दूसरा है फ्लोरीन। इनमें स्टेरिक क्राउडिंग मत देखना। इनके अलावा क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, इनके साइजेस काफी ज्यादा है, तो इनमें रिपल्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोन पेयर से भी कई मायनों में, कई जगहों पे देखोगे तो ये इतना ज्यादा रिपल करते हैं कि इनका रिपल्शन कम पड़ जाता है इनके सामने। तो ये दो अपोजिंग फैक्टर रहेगा। लोन पेयर इसको कंप्रेस कर रहा है और उनके साइज इनको। जब तक साइड एटम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है तब तक ये साइड का टेंशन नहीं लेना, फिर लोन पेयर का लेना। बताओ, आइसोज्योमेट्रिकल केस है ना, इंक्लूडिंग लोन पेयर, बोलो। तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन, प्रोवाइडेड दो चीजें, साइड एटम सेम हो और ज्योमेट्रीज इंक्लूडिंग लोन पेयर इज सेम। अगर ये नहीं है तो आसान क्वेश्चन हो गया, बात दिमाग में रखना। हो गया ये? चलो, तो इन दोनों में बताओ किसका एंगल ज्यादा, किसका कम? इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा है, ये दोनों ही मिलकर दबा रहे थे, एंगल कम है। कितना होता है? 104. ये कितना होता है? 107 के आसपास होता है। देख रहे हो? अच्छा, अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम पूरा प्रताड़ित ही कर दिया कि एंगल ही गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं है। देखो ऐसे होता है, ये 109 डिग्री 28 में कितना एंगल का डिफरेंस लेके आ गया? 2.5 डिग्री का डिफरेंस लेके आया। ये दो लोन पेयर मिलकर के 4.5 तक लेके आ गए। मतलब कितने डिग्री का? 109 होता, 104 है, तो तकरीबन 5 डिग्री का। तो ऐसा नहीं है कि लोन पेयर एकदम ही हालत तबाही मचा देंगे, ऐसा भी नहीं है। डेटा देखो, उससे कॉल लो, ठीक है। OCl2 बताओ मोटू लोग, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? OCl2 का। अरे कुछ मत स्टेरिक, मोटू लोग आ जाएं तो इनको इज्जत ज्यादा देनी है, समझ गए ना? तो ये रिपल्शन करेगा, तो ये इसका एंगल ढूंढना। अगर मैं सही हूं तो OCl2 का शायद 111 होता, बट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, नॉट प्रीटी श्योर। हाँ 10, क्या यार, मानना पड़ेगा मेरे दिमाग से। 111, 111 डिग्री। तो मतलब समझ आया ना, यहाँ डोमिनेट कर रहे क्लोरीन का रिपल्शन थोड़ा ज्यादा, 109 से भी उसको, ठीक है। सो प्राउड ऑन माई सेल्फ यार। चलो अच्छा, तो ये क्लोरीन लगने से ये 111 हो गया। समझ आया ना, इंपैक्ट दिख रहा है कैसा है? ओके, यही मैं कहानी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर दूं, ब्रोमीन डाल दूं तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे कहानी चलता रहेगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। चल तो ये बता, OH2 एंड OF2 में तू बता। ये मैं इसी पे आने वाला था, तू पहले ही पूछ दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो लोन पेयर इस पे भी, दो लोन पेयर इस पे भी, दो साइड एटम इस पे भी, इस पे भी, दोनों पतलू पतलू, ये भी पतलू पतलू। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है। अब क्या क्या ध्यान देना है कि भाई जब स्टेरिक क्राउडिंग है नहीं, तो अब ये देखो कि ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ना एक तरह से। इसकी डेंसिटी ऑक्सीजन के नजदीक ज्यादा है या साइड एटम के नजदीक? तो यहां ऑक्सीजन के नजदीक ज्यादा है और यहां पे फ्लोरीन के। क्या मेरी बात सुन रहे हो सब लोग और समझ भी रहे हो क्या? ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हुई अपने पास, किसको बॉन्डेड, इसको मत खींच लेना, ये तो अपना ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे थोड़ा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच। तो अब अगर ये इसकी तरफ ज्यादा है तो खुद बताओ
बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन होने वाले हैं वो दोनों एक जैसे होंगे या अलग अलग होगा? अलग। इसका रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक आ गए, तो ये एंगल थोड़ा सा बेटर। 104 इसका है, तो इसका 104 से भी थोड़ा कम होने का चांस है। 4 समझ में आया? तो ये ध्यान देना, अगर साइड एटम का कहानी गड़बड़ नहीं हो रहा है तो सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच का गैप देखना। और एक रूल याद रख लो, जितना नजदीक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर के होगा उतना उसका एंगल ज्यादा, क्योंकि उनके बीच का रिपल्शन। तो H2O एंड OF2 में किसका ज्यादा? H2O। आगे बात समझ में? चलो एक सवाल कराता हूं, जल्दी बताओ। PCl3, PCl5, PBr5, जल्दी बताओ। अरे क्या बकवास कर रहा हूं मैं, Cl3 है। ओहो हो, सब गड़बड़ हो गया, मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का, कोई सेंस बन रहा है इसका? पूरा ही नॉनसेंस कर दिया मैंने। Br3 Pi3, चलो अब सेंस। बोलो मोटू, मोटू लोग जल्दी बताओ। Bi3, अच्छा ये Pi3 का सबसे, समझ में आया? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो? अभी देखने का जरूरत, देखते भी तो भी यही आता, क्योंकि आता ना। अरे यार, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया ना क्लोरीन की तुलना में, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक, सेंटर के नजदीक जाएगा तो रिपल्शन होगा। एंड दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, बट यहाँ साइज मैटर्स मोर। ओके, साइज तभी नहीं देखते हैं जब वो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हो जाए, वरना साइज देखो, वो इंपॉर्टेंट है। देखो समझ घुसा नहीं कि नहीं दिमाग? अरे फ्लोरीन, अरे तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे लग रहा है फॉस्फोरस क्लोरीन तुम कंपेयर कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? आयोडीन की। तो रिलेटिवली आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फॉस्फोरस के ज्यादा नजदीक होंगे ना। अरे बोलो, तो ज्यादा नजदीक होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा हो, तो एंगल ऐसे बढ़ा दे। ऐसे भी यही आ रहा है, और साइज से तो तुम्हें पता है आयोडीन बहुत बड़े बड़े, आई 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 तीन, तो रिपल्शन होगा, तो इस वजह से। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके जी, तो बॉन्ड एंगल की क्लैरिटी आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन करो इस पे बता ले गए तो बच जाओगे तुम लोग। बॉन्ड एंगल, इसके बाद डाइपोल करेंगे, ठीक है? चलो बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन इज अमोनिया, H2O, NH4 प्लस, H3O प्लस, ये चार हैं, इनका बॉन्ड एंगल अरेंज करो। क्या बेटा सभी में टेट्राहेड्रल ही बन रहा है? दो चीजों का डिफरेंस है, एक तो नंबर ऑफ लोन पेयर एंड दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका। लगाइए दिमाग और बताइए। और अगर किसी में आपको लगता है कि रेगुलर एंगल है तो वो भी बताना है आपको, कितना है एंगल आपके साथ। चलिए मैं पूछो, 1
लास्ट मिनट, 1 मिनट और देता हूँ सोचने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तुम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर सही बनाया है ना, आओ देख लेते पहले वही सही बनाया है नहीं। देखो अमोनिया, सुनो मेरी बातें नहीं भाई, एन कितने लोग कह रहे हैं H3O प्लस एक ही कैटेगरी वाले, ये दिखा या नहीं भाई? H2O में 2 लोन पेयर है और H प्लस को अगर आप दोगे तो 1 लोन पेयर कम हो गया ना, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड, अमोनिया में भी तो वही है, सिर्फ डिफरेंस है इसको प्लस चार्ज। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं कि H2O अलग कैटेगरी है लोन पेयर के मामले में, और लास्ट में NH4 प्लस बिल्कुल ही नई कैटेगरी है, कोई लोन पेयर नहीं। तो सीधा सीधा कितने लोग कह रहे हैं सर एक चीज तो पक्का है, इसका एंगल 109 डिग्री 20 परफेक्ट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो। अब इन दोनों की बात अलग है, इसकी बात अलग। कितने लोग कहेंगे सबसे कम एंगल इसी में होगा, मोर लोन पेयर, तो सबसे कम होगा H2O। अब बात करते हैं इन दोनों में, भाई साहब इन दोनों में आपको दिख नहीं रहा है एंगल किस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन, तो इसके नजदीक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, यहाँ रिपल्शन ज्यादा रहेगा, तो कहानी गड़बड़ हो गई ना यार, अमोनिया एंड फिर H3O, और सबसे ज्यादा बस ये। कितने लोग का सही बात था ना? कितना सिंपल था, एकदम फिक्स करके सोचना है आपको, टिका के सोचना है, दिमाग एकदम गलती होने का स्कोप ही नहीं है इसमें। हमने पहले क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, ये हो गया खत्म, केस खत्म। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं पोलर नॉन पोलर कैसे पहचानते हैं, डाइपोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे ये डाइपोल की कहानी आप इलेक्ट्रोस्टेट में 12th के अंदर ही पढ़ोगे, है ना, लेकिन उसमें बस Q इंटू डी वाले फॉर्म में पढ़ोगे तुम लोग, मतलब इतना वैल्यू है, इतना जितना डिटेल हम लोग जाते हैं उतना नहीं रहेगा। सो व्हाट इज डाइपोल एवरीवन? नाम से ही क्लियर है, अपोजिट पोल का एसोसिएशन ही डाइपोल है। मतलब अगर तुम दो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज को, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, साइन में अपोजिट, अगर तुम एक रॉड में दोनों को चिपका देते हो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब ये फिक्स्ड रहे, बाउंडेड रहे, इस सिस्टम को डाइपोल बोलते, यही डाइपोल। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन साइन बाउंडेड टुगेदर। और इसमें एक और कंडीशन होता है कि जो इनके बीच का लेंथ है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, वेरी स्मॉल। अब कितना स्मॉल भाई, ये बड़ा अजीब सा वर्ड होता है ना, स्मॉल लेंथ, कितना डायमेंशनली, कितना, जितना कम हो सके। सबसे कम डायमेंशन कहां मिलेगा? एटॉमिक लेवल पे, इससे छोटा क्या होता है कुछ? सो एटॉमिक यानी एंगस्ट्रॉम के आसपास। अबे मोटू, डाइपोल को भी बना के रखना है क्या? न्यूक्लियस के अंदर अपोजिट चार्ज तो रख रहा है क्या? ये क्यों ऐसी बातें करता है यार? मन करता है चिकन की तरह उल्टा नहीं लटकाया जाता है? सेंसिबल बातें करो, मैं जो बात डिस्कस कर रहा हूं उसको ध्यान। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक लेवल पे जाके हमें डाइपोल भी बनाना है, बात समझो इसको, ठीक है? तो डाइपोल ही बनाना है तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा। तो डाइपोल बनेगा कैसे? तो डाइपोल के लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को प्लस क्यू माइनस क्यू चाहिए। अब मान लो HF ले लिया, HF ले लिया, तुम्हें दिख रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू इसमें? कैसे दिख रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप की वजह से ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल, मिल गया ना इक्वल चार्ज। ये डाइपोल, ये डाइपोल का सिस्टम है, और ये दोनों बाउंडेड भी हैं क्योंकि बॉन्ड बनाए हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, छोटा डिस्टेंस भी है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। यस और नो? दिस इज अ डाइपोल। तो अब इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। कौन समझाएगा व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो हाँ, डाइपोल मोमेंट तो पहले वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करते हैं इनका जो प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बाबा चलो, मैग्नेट्यूड इनटू लेंथ। यहां मैं बात करूं तो डेल क्यू इनटू बॉन्ड लेंथ, चलेगा? अब बताओ, कुछ कुछ ट्रेडिशनल यूनिट समझते हैं। एसआई यूनिट तो आपको पता है, चार्ज का क्या होता है मोटू? कूलम। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये बहुत भारी भरकम यूनिट है, इतना बड़ा यूज ही नहीं करना है। अरे कूलम, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन
मतलब सोडियम क्लोराइड जो है जिसपे +1 एंड -1 आ गया, इसका जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 10 के पावर माइनस, तो वैल्यूज यार इतना खराब नहीं लिया जाता है, तो यूनिट छोटा कर दो। कितना छोटा कर दो? ईएसयू में देखो। सो बेटा इसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं तो माइनस, ये आता है किसमें? ईएसयू के अंदर। ईएसयू के अंदर पता कितना होता है? ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं 10⁻⁻19 कूलम, और एक कूलम इज इक्वल टू होता है, बोलो, 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आएगा 4.8 इंटू 10 के पावर -18 ईएस, सॉरी -10 ईएस। कहां आ रहा है 18 का, आ गया। ये चार्ज याद रखना। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये जनरली एंगस्ट्रॉम में होता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब फ्यू एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे उसको सेंटीमीटर के फॉर्म में रख रहे हो, है ना, तो मैं मानता हूं कि अगर मान लो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम कर लूं और इसको रेफरेंस के लिए इसका डाइपोल निकाल लूं, तो डाइपोल है यानी किसकी? म्यू की वैल्यू, तो मैं उसी को रेफरेंस बना के हर जगह यूज करूंगा, क्योंकि भाई बदलेगा क्या? लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम ना होकर के 0.89 हो सकता है, 1.2, 1.3। चार्ज पूरा इलेक्ट्रॉन ना होकर के E/2 हो सकता है, E/4 हो सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैं सिर्फ उन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा और ये पूरा रेडीमेड वैल्यू को यूज कर लूंगा, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बोलो, तो म्यू का वैल्यू कितना निकालें भाई? अगर मैं मान लू ऐसा कुछ कहानी है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो बताओ Q इंटू डी, Q इतना 4.8 इंटू 10 के पावर -10, डी लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, और ये क्या था? ईएसयू। ये दोनों जोड़ लो, कितना आ गया? 10 के पावर -8 इज इक्वल 4.8 10 के पावर -8 ईएसयू सेंटीमीटर। बेटा इसी वैल्यू को ना डेबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, छोटा यूनिट है, DEBYE, डेबाई। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.8 डेबाई। अब ये थोड़ा डिसेंट सा वैल्यू, तो जो इसका कॉमन यूज आने वाला, प्रैक्टिस करने वाला चीज है वो डेबाई 4.8। इस बात को ध्यान रखना, क्लास 11th में यहाँ पे मिस्टेक किया था हम लोगों ने, ठीक है? ये वैल्यूज पे ध्यान रखना। ये 4.8 डेबाई होगा अगर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम पे रखा जाए, तो इसको नोट कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। If a proton and electron is separated by 1 angstrom, then their dipole will be, the dipole moment will be, बोलो, 4.8 डेबाई। इसको नोट कर लेना और उसकी वैल्यू लिख लेना, डेबाई की ईएसयू सेंटीमीटर में क्या होता है, कभी अगर काम आए तो यूज करेंगे। कोई यूज नहीं आएगा वैसे, इतना ही वैसे, ठीक है बेटा? यहां पे समझ में आ गया। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि HF, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो HF कंप्लीटली आयनिक तो नहीं होता है भाई, इधर से खींच रहा है, ये जो डेल क्यू डेवलप कर रहा है, यहाँ डेल क्यू आ रहा है प्लस में। अगर मान लो मैंने दे दिया कि इसका जो डेल क्यू का वैल्यू है वो जो अरे कंप्लीट चला जाता तो इस पे क्या होता? -E, इस पे क्या होता? +E। सुन रहे हो ना मेरी बात? H+ एंड ये F-, उसका मतलब क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, 1.6 इंटू 10 के पावर -। तो मान लो कि ये जो डेल क्यू है वो कंप्लीट तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो मैं मान ले रहा हूं कि ये कुछ E/50% भी नहीं मानता, मैं मान ले रहा हूं कि E/4 मान लो ट्रांसफर। ये चार्ज है, ये इतना ड्रैग हुआ कि डेल क्यू की वैल्यू E/4, मतलब इलेक्ट्रॉन का 4th यूनिट जो चार्ज है इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। इज दैट क्लियर? और अगर बोल दूं कि इसका बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, फ्लोरीन का रफली अराउंड 0.6 और इसका मान लो 1.1 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द डाइपोल। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डाइपोल मोमेंट इन डेबाई यूनिट। बोलो जल्दी, कितना आएगा? फाइंड द
अरे आंसर आ जाना चाहिए अब तक। 1 पॉइंट, हाँ कुछ नहीं करना था। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू में पता है 4.8 डिवाइड होता है। अब ये कितना हो गया बेसिकली, देखो ध्यान से, कितना एंगस्ट्रॉम है 1.1 एंगस्ट्रॉम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बजाय ये ई बाई कितना हो गया 4। अरे यही है ना डाइपोल में, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। तो आ गया हमारे पास 1.1 डिवाइडेड बाई 4 ई इंटू एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी होती है 4 पॉइंट, अरे बोलना मोटू 4.8 डिवाइड, खत्म हो गया, खत्म क्वेश्चन, इतना ही है, दिस इज द आंसर। आगे सबको समझ में? चलो तो अब आपको समझ में डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, डाइपोल क्या होता है, क्लियर है, बोलो। अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है, बोलते हैं जब भी ऐसा हो ना तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, यहां माइनस और यहां प्लस, दिस इज हाउ अ डाइपोल शुड बी रिप्रेजेंटेड। दोनों पोल है इसमें, प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए डाइपोल नाम। इज दैट क्लियर? बोलिए, मुझे बताओ इसका डाइपोल मोमेंट आद्या कितना होगा Cl2 का, जल्दी बताओ, बोलो आद्या, डाइपोल मोमेंट कितना होगा? हाँ क्यों 0 होगा? करेक्ट आंसर है बिल्कुल। हाँ मतलब चार्ज आया ही नहीं सर, अरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बराबर ही है, चार्ज आया नहीं, तो म्यू क्या हो गया? जब म्यू 0 हो जाए तो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं नॉन पोलर, और जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो इनको बोलते हैं पोलर। तो पोलर नॉन पोलर समझ में है? डाइपोल मोमेंट 0 नॉन पोलर, नॉन 0 पोलर, जिसमें पोल्स हो अपोजिट पोल्स हो वो पोलर है, जिनमें अपोजिट पोल्स क्रिएट ना हो वो, अभी मैंने समझाया ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक से ज्यादा डाइपोल एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट किए तो सबका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तो डायरेक्शन डिसाइड कर लो। देखो यहां थोड़ा सा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा डायरेक्शन का अजम्पशन अलग अलग है। केमिस्ट्री में जो अजम्पशन है वो बता देता हूं, फिजिक्स का तुम अपना समझते रहना। केमिस्ट्री में ऐसा मानते हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ उसका हेड होना चाहिए, टेल लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हेड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर मुझे इसका डाइपोल दिखाना हो तो आई विल शो लाइक दिस, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। समझ में आया? बोलो मोटूस, क्लियर हो रहा है? चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूं जो डायटोमिक ना हो तो वहां वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि वहां एंगल्स भी, इसलिए एंगल पहले पढ़ाया। चलो मुझे बताओ CO2 का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा या जीरो होगा, बस इतना बताओ। समझ में आ रहा है? कैसे? क्योंकि तुम्हें आज के डेट में पता है कि CO2 इज अ परफेक्टली लीनियर मॉलिक्यूल, और कार्बन ऑक्सीजन का जो डाइपोल होगा वो इधर की तरफ, इसका इधर, और क्योंकि ये भी कार्बन ऑक्सीजन है ये भी कार्बन, इस पे जो डेल क्यू होगा उतना ही इस पे, उतना ही इस पे, उतना ही इस पे, तो इसका जो डाइपोल है इसका डाइपोल है, वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल कर देंगे। आया बात समझ में? डाइपोल की वैल्यू 0। हाउ अबाउट SO2? 0 और नॉन जीरो? नॉन जीरो, क्योंकि SO2 इज बेंट। अरे समझ में आया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि विस्पर नहीं आया तो ये आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हो आप, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रेलेवेंट है ना? तो बताओ, इधर इसका डाइपोल इधर इसका डाइपोल, क्या इनका सम कभी 0 आ सकता है? वैसे एक और बात बताता हूं, लोन पेयर का भी अपना डाइपोल होता है, और किधर की तरफ होता है? हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। क्यों होता है? क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह है, नेगेटिव, और जो इसका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा उसकी तरफ बाहर निकला जाता है। इसको बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? एटम की वजह से डाइपोल आया सिर्फ अकेले, और ये बॉन्ड डाइपोल, ये जो था वो कौन सा था? अब पता है ये डिबेट कहां से शुरू हुआ? ये शुरुआत हुई थी इसकी इस मॉलिक्यूल को लेकर के, एनसीईआरटी में खूब डिस्कस, कि तब तक इसको नहीं मानते थे कि एटॉमिक डाइपोल जैसा भी कुछ होता है। NH3 NF3 में एक बात बताओ, अगर ये एटॉमिक डाइपोल नहीं होता तो NH में जो ये आ रहे हैं, आई मीन डाइपोल आ रहे हैं, ये भी ऐड होते, NF3 वाला भी ऐड होता। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं कि NH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कितना है?
N3 है और हाइड्रोजन कितना है 2.1, 0.9 का गैप है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ, यहां किधर की तरफ है फ्लोरीन की तरफ, कितना गैप है 1 का है, ज्यादा है ना। अच्छा गैप भी ज्यादा तो चार्ज ज्यादा आना चाहिए, और लेंथ भी फ्लोरीन हाइड्रोजन में फ्लोरीन बड़ा होता है थोड़ा सा, अरे फ्लोरीन बड़ा होता है तो सेकंड पीरियड का थोड़ा बड़ा, तो सोच इसका डाइपोल ज्यादा, इसका डाइपोल का मतलब इन तीनों का सम करते, चलो मान रहा हूं पिरामिडल है, सम करते तो इसी का ज्यादा आता है ना इसकी कंपैरिजन, जब रियलिटी में देखते हैं तो अमोनिया लीड कर जाता है, ठीक ठाक डिफरेंस है। और वो तभी संभव है जब इसका लोन पेयर का डाइपोल ऐसे इंक्लूड करो कि ये तीनों और ये, इन तीनों को जोड़ो तो भी ऊपर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल ऐड होते हैं। और यहां एटॉमिक ऊपर, बॉन्ड के डाइपोल नीचे, इसलिए NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से काफी कम होता है। यहां से समझ आया कि लोन पेयर को भी लेना है, आ गया बात समझ में। चलो फटाफट मुझे बताओ, हाउ अबाउट गाइस, बिल्कुल बात नहीं, जल्दी जल्दी मुझे बताओगे, बस पोलर नॉन पोलर बताते जाओ। टेल मी BCl3 पोलर नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्यों, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन तीनों 120 पे और तीनों का डी, तीन वेक्टर डी 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 तीनों के बीच का 120 डिग्री, अरे क्या मुझे बताने की जरूरत है, 120 पे इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो डी ही आएगा ना, इधर भी डी अपोजिट कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल हो, 120 डिग्री वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उनमें जो डाइपोल्स होते हैं उनका सम भी क्या आएगा 0। आ रहा है बात समझ में। अच्छा जी, BCl3 0, हाउ अबाउट CCl4, हाँ एक बात बताऊं, साइड एटम सारे सेम हो जाए, कोई लोन पेयर ना हो, सारी ज्योमेट्री इसका डाइपोल 0 होता है, साइड एटम सारे आइडेंटिकल हो जाएं और लोन पेयर कोई भी ना हो तो 0। अब ये 0 कैसे, यार तुमने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल देखा था ना, बताओ, इनको ऐसे देखोगे तो नहीं समझ आएगा, ऐसे देखोगे तो क्लियर होगा, बताओ इन दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों का बीच से जाएगा, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो बीच से आएगी नीचे, इन दोनों का सीधा ऊपर, इन दोनों का सीधा नीचे, रिजल्टेंट इस वजह से 0 होता है, ठीक है। बाकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल आ गया तो रेगुलर है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आ गया रेगुलर है, तो अप एंड डाउन ये इसको कैंसिल, और ट्रायंगल वाला अभी हमने सीखा है कैंसिल कर देगा, ये भी खत्म। SF6 वाला भी कहानी सेम ही है, ऊपर नीचे गया, इधर इधर गया, इधर इधर, पेंटागन में ट्राई कर लेना, तुमको तो जोड़ने आता है ना वेक्टर, तुम लोग तो फिजिक्स के विद्वान हो ना, ठीक है, इनको जोड़ के देख लेना, इसका भी रिजल्टेंट क्या आता है 0, ठीक है, रेगुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कमिंग टू, टेल मी SF4 XeF2 XeF4, वेरी क्विकली बना के देखोगे, मैं सब लोगों का मॉलिक्यूल अभी चेक करूंगा, सब लोग, बस इतना बताना है, डाइपोल 0 होगा कि नॉन 0, पोलर होगा कि नॉन पोलर, चल बेटा देखते हैं। SF4 बताओ कैसा है, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड, समझ में आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है, क्या याद आया कि ये ट्राइगोनल, इस लोन पेयर का जो डाइपोल है ये ट्रायंगल वाले में तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट D1, इनके D2 D2 होंगे,
और ये दोनों भी अब कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोन पेयर थोड़ा सा मुड़ गए इधर, तो इसलिए ये पोलर हो गया। ये क्या है? पोलर। मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0। ये बता, नॉन पोलर। जेनॉन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनॉन एक एक फ्लोरीन को दे दिया तो 6 बचा, 6 मतलब 3 लोन पेयर, और 3 और 2 मिला के 5 होते हैं। ये ज्योमेट्री आएगी, और हमने अभी पढ़ा था ट्रायंगल एक दूसरे को कैंसिल, ये ऊपर वाला नीचे वाले को, तो ये म्यू इज इक्वल टू 0 नॉन पोलर। ये भी म्यू इज इक्वल टू 0 नॉन पोलर बना के समझ लोगे। अच्छा, एक केस आता है H2O2 का। अब ये समझ लो, क्योंकि ये ना अपने से नहीं कर पाओगे, जब तुम्हें पता होगा तभी कर पाओगे। कई लोग ऐसा बनाते हैं HOOH। अब देखो कितना मजे की बात बताता हूँ, हम लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा, इसका डाइपोल ऐसे, इसका डाइपोल ऐसे, ये कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे, इधर तो आएगा नहीं, ये इधर और ये इधर, ये कैंसिल। ये बहुत ही बकवास अप्रोच है, ना एंगल का कोई आइडिया, ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज का कोई आइडिया। पहली बात तो ये सीधा नहीं है, 2 लोन पेयर है तो बेंट है, टेट्राहेड्रल वाला एंगल की वजह से 2 बेंट है, बेंट है तो ऐसा है कुछ HO। फिर कहोगे सर यहां से भी बेंट होगा, तो भी कहोगे सर ये देखो ना, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पैरेलल ही तो है, एंटी पैरेलल है, बेसिकली कैंसिल, इधर कुछ आया ही नहीं, तो क्या पढ़ा रहे हो ये सर? तो एक्चुअली ऐसे नहीं है ये। हाँ जी, ऐसा। ये जो 2 लोन पेयर है ना, ये इधर और इधर, आपको कंफर्मेशन याद है 11th में मैंने पढ़ाया था, रोटेशन अबाउट सिग्मा। अब थोड़ा रिलेट कर पाओगे तुम लोग। लाओ देखो भाई, मत दिखाओ तुम्हें, नहीं मुझे थोड़ा बेटर आइडिया आ गया इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, स्ट्रांगली रिजेक्ट। मेरे को लगा तुमसे क्यों हेल्प लेनी है, मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ तुमसे। चलो देखो, ये देखो, दिस इज दैट केस गाइस, प्लीज थोड़ा सा आइटम भी चेंज कर देता हूँ। वैसे ये मैं थोड़ा उल्टा काम कर रहा हूँ, आई मीन हाइड्रोजन इज स्मॉलर, बट यहाँ हाइड्रोजन को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज H2O2 का जनरल, अगर मैं बॉन्ड ऐसे बनाऊं तो OO, एंड ये लाल वाले हाइड्रोजन है और ये दोनों लोन पेयर है बेचारे। अब देखो ये ऐसे घूमते हैं, क्योंकि देखो सामने सामने रहेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, रिपल्शन होगा, लोन पेयर लोन पेयर। ये कुछ इस तरीके से घूमते हैं कि ऐसा कहानी कुछ हो जाता है, ऐसा। इज दैट क्लियर? अरे थोड़ा और घुमा दो क्या? ये ध्यान देना, ऐसे भी नहीं घूमते कि एकदम अपोजिट हो जाए, समझ रहे हो ना, ऐसे भी नहीं घूमते। ये कुछ इस तरीके का अजीबोगरीब रिप्रेजेंटेशन, कि उन्हें लोन पेयर अरे समझ रहे हो ना दिक्कत क्या है, ये अपोजिट हो गए तो लोन पे नजदीक आ जाएंगे इधर भी, तो उनको भी ध्यान रखते हुए जो घूमने वाला कहानी होता है, लोन लोन पेयर के बीच में जितनी मैक्सिमम दूरी हो, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसको तुम ऐसे ओपन करके देखो, ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, नीचे गया, ये दूसरे ही प्लेन में चला गया। अब इसी को किताबों से समझाते ला बेटा। अरे यार स्पाइरल वाले, ठीक है देखो, हाँ ये जो किताब है इसको ऐसे समझो, पूरी तरीके से नहीं बोला, हाफ ओपन बुक लाइक। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां है और एक OH का बॉन्ड इधर, एक OH का। अब जब दोनों का प्लेन ही अलग हो गया तो उनको कैंसिल कैसे कर पाओगे? इसलिए ये क्या होता है, नॉन, एक्चुअली ये पोलर होता है। नॉन पोलर का आंसर देखो, ये क्या है, पोलर। अरे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है ना, तो पोलर। अब इसी का इंप्रोवाइज करके एक मॉलिक्यूल बताता हूं, वहां गलती बच्चे करते हैं। जैसे बेंजीन बना लो तुम, मोटो लोग समझ आ रहा है, ऊपर क्लोरीन क्लोरीन डाल दो, तो ऊपर और नीचे कहानी खत्म, म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर। यही तुम साइनाइड साइनाइड लिख लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर इधर, मोटो लोग 0, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहीं पे अगर तुम OH OH कर लो, ब्लंडर हो गया, ये OH एंड OH। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना बेंजीन की वजह से थोड़ा बढ़ गया, बट कहानी तो अभी भी वही है। तो ये घूम जाते हैं, ये घूम जाता है इस तरह से जैसे H2O2 का अलाइनमेंट है, इसलिए ये म्यू नॉट इक्वल टू, और ये पोलर है, ये कितना खेल
तुम्हारे दिमाग से सोचो, कहीं भी कोई केस पढ़ा हो उसको तुम सोच पा रहे हो दूसरे नए जगह या नहीं, इतना हद तक वो लेके आता है। क्या आपको समझ में आ गया पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, डाइपोल क्या होते हैं? तो बस बेटा इसी के साथ ये रिवीजन इसका एंड होता है। बाकी केसेस बहुत सारे हैं, देखते रहोगे तुम लोग। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।